देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां चरम पर है और ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो सियासत तो मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड यूपी बिहार में भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। इंडिया डेली लाइव पर मोहन यादव ने खुलकर अपने दिल की बात कही। आप भी देखिए हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ मोहन यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी अभिनंदन है। चुनाव की इस दौर में आपसे मिलकर मेरा आनंद आया। बाबा महाकाल आप पे कृपा करे। बिल्कुल, और आप तो बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि आपने चुनावी दौरे किए, 25 से ज्यादा उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में मौजूद रहे। जी, सांसदों के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के, इस बाहर भी राज्यों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कितना हेक्टिक हो रहा है? ऐसे कोई हेक्टिक तो नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम सबको आदत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार जनता के बीच में रहने की आदत है, इसलिए कोई नया आया कोई हटके नहीं लगता है। और मैं क्या, हमारी पार्टी के सभी नेताओं को माननीय मोदी जी से हम सीखते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जितने उनके दौरे होते हैं और जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा रहती है कि उसी के आधार पर हम अपना अपना कार्यक्रम बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और मुख्यमंत्री जी के साथ हम जायके का भी स्वाद ले रहे हैं। आपके मैंने कई वीडियो देखे, सीएम साहब लीजिए जी, शुरू करते हैं आपके साथ जी। तो मैं देख रहा था चुनाव के दौरान, कहीं आप समोसे तल रहे हैं, कहीं आप तो क्या फेवरेट है आपका इस तरह का जायके में जब आप दौरे पे रहते हैं? क्या कुछ जैसे मेरे को ऐसे कुछ ज़्यादा टेस्टी वेस्टी का नहीं रहता है, लेकिन सादा सिंपल अंकुरित वगैरह लेने में, दूध वगैरह, हम तो अखाड़े वाले लोग हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, फल बिल्कुल पर्याप्त है। कभी कभी पहलवानी में भी हाथ आजमाते रहे हैं? वो तो मैं कुछ का 15 साल से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे पुराने वीडियो वायरल हो रहे थे कि आप क्या क्या करते रहे हैं। लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। मैं शुरू से अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता रहा। व्यायाम शरीर की स्वस्थता के लिए पूरे परिवार का वातावरण है, तो स्वाभाविक रूप से जो जो जरूरी हो सकता है, हम तो उज्जैन में भगवान कृष्ण की सांदीपनि आश्रम जाते हैं, जहाँ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का पूरा परिपूर्ण व्यक्तित्व कैसे निखर के आए। ये हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, आश्रम परंपरा है। तो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति ने हमारे इस पाठ्यक्रम को बिगाड़ा, हमारे कुछ जड़ों से काटने का प्रयास किया। अदरवाइज आज भी वो बहुत उपयोगी है। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सारे उपनिषद, हर एक का अपना एक अलग उसका जीवन में अपने धारण करने के लिए भी और उससे अपने जीवन को बदलने के लिए कई सारे पाठ्यक्रम तो आज भी हमारे लिए भविष्य की राह में है, जिनको लेंगे। मैंने नई शिक्षा नीति लागू करी 2020 में मध्य प्रदेश में। हाँ, और उसमें सांदीपनि जी की वो 64 कला, 14 विद्या, उसमें अधिकांश को हमने पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास किया। अच्छा, वो सिखाई जाएंगी अब? क्यों नहीं, इसमें आना चाहिए ना। हमारे लिए वो ज्ञान है, उसमें जीवन की हमारी दृष्टि है, जिसका आधार पर व्यक्ति का परिपूर्ण जीवन एक अलग प्रकार से निकल के आता है। हम अपने देवताओं के बताए मार्ग पे चले, तो देवताओं ने मानव जन्म लेकर के ही सारे जीवन को जिया है। बिल्कुल। तो प्रेरणादायी तभी है। अगर हम भगवान कह देंगे तो फिर हमसे वो दूर हो जाएंगे। भगवान तो हमारे है, आराध्य हमारे है, लेकिन हमको वो प्रेरणा देते हैं कि जैसे उनने जिया ऐसे हम भी जी सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेके क्या सपना आपने मन में कुछ मन में चल रहा होगा, ये करने का, क्योंकि आपके हाथ में जब कमान आई है, कोई सपना संजो रखा है प्रदेश के लिए करने का? निश्चित रूप से चहुमुखी विकास, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़े, हमारे प्रदेश के नागरिक आगे बढ़े। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश उसमें कदम से कदम मिला के चले। और डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी कहते ही है, तो वो खाली कहने के लिए नहीं है, उसको करके दिखाने के लिए भी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि उसका जो महत्व है, वो करके दिखाने का जो मजा है, उसका आनंद अलग है।
ऐसी कोई खास कार्यक्रम या ऐसी कोई खास योजना जिसको आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? जैसे आपने अभी जिक्र किया पुराने हमारे वेद और उनमें जो ज्ञान है उसको लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाने का, ऐसा कोई और कोई खास योजना, सपना जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? देखो, जीवन के सब क्षेत्रों में हम लगातार आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश की संभावनाओं में आगे, मैं पहले विधायक रहा हूँ जी, एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, जी, तब भी मैंने प्रयास किए थे, आज भी अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस भौतिक संसार में मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को मिले, लेकिन प्राचीन जो ज्ञान परंपरा है, हमारा विज्ञान है, भौगोलिक रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, प्रकृति है, प्रकृति का आनंद है, सौभाग्य से मध्य प्रदेश में वो सब है जो एक आदर्श राज्य में चाहिए, और मैंने उसमें समान रूप से सब सेक्टर में काम करना प्रारंभ किया है। हमारे नागरिकों का जीवन बदले, न्यूनतम उनकी जीवन की जरूरतों की पूर्ति हो, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो हमारा विविध क्षेत्रों में, जैसे भौगोलिक एरिया हमारा ट्राइबल भी है, आदिवासी अंचल है, आदिवासी अंचल का अपना जीवन मस्ती का भरा होता है, बिल्कुल, लेकिन उनकी जीवन में भी जो मदद हो सकती है सरकार के माध्यम से, उनके जीवन में जो अच्छाई स्थापित हो सकती है, न्यूनतम रूप से उनकी अपनी जो आवश्यकता उनकी पूर्ति भी हो और भविष्य के विकास के राह पे भी वो चले, तो समान रूप से आगे बढ़ने के लिए हमने सब सेक्टर में काम किया, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, जनरल वर्ग में, ऐसे ही वनांचल का क्षेत्र जो जंगल का क्षेत्र है, जंगल में जंगल जैसी अनुकूल हालात बने, शहरी क्षेत्र के अंदर भी, शहरी क्षेत्र में रोजगार भी मिले, कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्याप्त रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी बहुत आगे हुई है, लेकिन अब कृषि आधारित उद्योग भी लगे ताकि उनकी क्रॉप का उनकी जगह लाभ मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश उद्योगों में पिछड़ा रहा है, तो उद्योग पर फोकस तो नहीं रहा, लेकिन विकास के राह पे है। लेकिन अतीत के काल में लंबा समय कांग्रेस ने गुजारा, लेकिन ये अंग्रेजों के समय कुछ उद्योग लगे थे, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा पाए। मुझे याद है दिग्विजय सिंह जब चीफ मिनिस्टर होते थे, सड़कों का क्या हाल होता था, बिजली का क्या हाल होता था। ये हमेशा कांग्रेस की ये मानसिकता रहती है, वो यथास्थितिवादी रहते हैं, और यथास्थितिवादी में भी अवसर परस्ती के आधार पर, वोट के आधार पर केवल राजनीति करना, बाकी भाड़ में जाए लेकिन समाज। इस बार कांग्रेस मिलके ज्यादा चुनौती दे रही है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? कोई चुनौती नहीं, कहीं चुनौती नहीं। कांग्रेस ने लगातार अपने पतन की पराकाष्ठा कर ली इस चुनाव में। तो मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा, आजादी के बाद से लगा करके इस 2024 के चुनाव के पहले तक कभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसी से कॉम्प्रोमाइज करके चुनाव नहीं लड़ा, मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार ऐसा हुआ उन्होंने खजुराहो सीट कांग्रेस को दी, 29 से 28 कर ली। पहली बार ऐसा हुआ उनका कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़ के भागा। ये कांग्रेस की कमजोरियां हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अपनी सीट को छोड़े। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश को लेकर क्या आकलन है, क्या कुछ सीटें कम हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम थी आपके पास छिंदवाड़ा को छोड़कर? ऐसा है कि हम अपना चुनाव जब लड़ते हैं तो चुनाव में चुनाव वाले दिन नहीं लड़ते हैं। भाजपा का जीवंत संगठन है, सरकार का साथ मिल जाता तो और उसमें गति बढ़ जाती है। इसलिए जनता के मन के अंदर के आधार पर काम जब करते हैं तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आते हैं। इसलिए मैं मान चलता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के बदौलत और सरकार के किए गए कामों के साथ हम अपनी 29 की 29 सीट जीतने के नजदीक पहुंच रहे हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि 2014 में हम 27 जीते थे, 2019 में हम 28 जीते और 2018 में लगभग 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही है और कोविड का खराब समय था। उसके बावजूद भी जी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां लगभग 20 साल से हम सरकार में हैं और 20 साल में सरकार में होने के कारण से जनता में, अभी जनता को वो कांग्रेस का ये 1.25 साल वाला टाइम कम मिला, अदरवाइज वो 10 साल का जो खराब समय था या उसके पहले की कांग्रेस की सरकार थी, ये नई पीढ़ी में से उसमें वो देखा नहीं। तो इस बार आप छिंदवाड़ा में भी मतलब हरा देंगे? बिल्कुल, हमारी तैयारी है और हम मान के चल रहे हैं। घेर नहीं रहे, जनता का विश्वास हासिल कर रहे हैं। ये तो वो दोहरा रहे हैं तो हम क्या करें। लेकिन आज ही मोहन जी, जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ट्वीट किया उन्होंने, मोदी की हिटलर से तुलना कर रहे हैं कि हिटलर जिस तरह जर्मनी में सपने दिखाता था जनता को, इस तरह से सपने दिखा रही है
बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, किस तरह से आप लोग कांग्रेस के मैंने आपको प्रारंभ में कहा, बात पकड़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय परिदृश्य में भी वही दिखाई देगा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस अपने पतन के सर्वाधिक बुरे दौर से गुजर रही है, और कांग्रेस की कमजोरी ये है कि कांग्रेस आज भी वो बात समझने को तैयार नहीं कि उनकी कमजोरी क्या है। वो अपनी कमजोरी दूसरे पे डालना चाहती है। वो जितनी गालियां बकेंगे, जितनी मोदी जी की इस टाइप की बात करेंगे, उतना नुकसान उनको होगा। उनको सीखना चाहिए भाजपा से। वो कह रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीखना ऐसे चाहिए। हमारे भाजपा के अतीत के काल में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें, हमारे अतीत के चुनावी रिजल्ट को याद करें। 1984 में केवल 2 सांसद थे हमारे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके सारे हमारे बड़े नेता हार गए, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। हमने संगठन को भी मजबूत किया, जनता के दिलों पे राज करने के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना काम करने का प्रयास किया। अटल जी की वो पंक्तियाँ आज भी हमारे लिए हमेशा स्वर्णिम वाक्य की तरह रहती है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये हमको जीवन में निराशा के बजाय, दूसरों को दोष देने के बजाय अपने दोष को भी देखना, अपनी कमियों को देखना चाहिए। राहुल गांधी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कारण है कि 50 साल तक हम अपोजिशन में रह करके भी भाजपा के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके साथ साथ के कोई व्यक्ति भाजपा छोड़ के नहीं जाते, जनसंघ छोड़ के नहीं जाते, जनता पार्टी छोड़ के नहीं जाते। कांग्रेस के लोग क्यों छोड़ते हैं? तो ये उनकी संगठन की ट्रेनिंग की कमजोरी है, उनकी अपने अंदर की कमजोरियां हैं। लेकिन परिवार के अंदर कांग्रेस को डब्बे में बंद कर दिया। जब से लेके तब से आज ABCD कम पड़ जाए, इतना कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। तो कांग्रेस का इतना विभाजन क्यों हो रहा है? लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार रैलियां उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बताइए 400 पार आए तो आप संविधान बदल देंगे। ये और बड़ी जनता के बीच कह रहे हैं। ये कांग्रेस के तो बोलने का अधिकार ही नहीं। कांग्रेस ने 100 बार से ज्यादा संशोधन, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में कांग्रेस ने पहला संशोधन कर दिया। उनको तो 1 साल टिका नहीं। नेहरू जी ने 17 बार संशोधन किए। अतीत देखो ना, आप गूगल पे आप देख सकते हो। 39 से लेकर लगभग इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन कराए, फिर राजीव गांधी ने। उनके यहाँ तो पूरे खानदान ने हमेशा संविधान को माहौल बनाया, और पराकाष्ठा तो तब कर दी जब पूरा संविधान एक तरफ करके देश में आपातकाल लगा दिया। वो कहते हैं हम विरोधी दल को बंद कर देंगे। अरे हमने, वो खाली कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो 19 महीने लोगों को जेल में डाल करके उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया है, उसमें से कई जीवित है। आज पूछ के देखिए उनसे, उनके अपने हाथ पांव से लेकर शरीर के अंदर कितने सलाखें दागी गई, नाखून निकाल लिए गए, बाल नोचे गए, आंखें पे तेजाब डाल दिया। ये क्या क्या नहीं किया कांग्रेस ने। ये सारे कलंकित अध्याय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं सारे प्रेस मीडिया से लेकर, उस समय तो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, जो साथ में नहीं आया ताला लगा दिया। आपके यही जनसत्ता से लेकर के सारे समाचार पत्र पुराने देखिए, 77 का दौर, वो कितना खराब दौर था। और वो हमसे कहेंगे, इसको क्या बोलना चाहिए? मैं तो, मेरे पास इसके शब्द कम पड़ जाएंगे। उस कठिन दौर से हमारे जैसे परिवार के लोग भी निकले हैं। मेरे पिताजी ने 19 महीने जेल में काटे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे कई लोग आपातकाल वाले उस दौर में। हमारे अपने घरों पे क्या बीती है, मैं तो बच्चा था उस समय, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था ये हो क्या रहा है। बड़े भाई को बंद कर रहे हैं, पिताजी को बंद कर रहे हैं, पूरे घर को बंद कर रहे हैं। उनके घरों के अंदर की क्या हालत हुई, उनके साथ जो जेल में जाने के बाद क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस ने वो खराब दौर निकाला है। मोहन जी, लेकिन जनता के बीच जो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, राहुल गांधी या फिर उनके गठबंधन के नेता जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी देखिए सत्ता में आई तो इस बार आरक्षण भी खत्म, आरक्षण खोने का डर दिखा रहे हैं। आरक्षण का कांग्रेस ने तो खत्म किया है। कर्नाटक में सरकार बनी, दिया हुआ ST OBC और ST SC OBC वाला आरक्षण, इसको कट करके मुस्लिमों का आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। हमने तो कभी नहीं दिया। मोदी जी ने ये आरक्षण रखते हुए 10% और आरक्षण बढ़ाया। ये हमारा रिकॉर्ड है। तो झूठा डर दिखा रहे हैं। बताइए ना, यही तो बात है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। कांग्रेस के इतिहास की दिक्कत ये है, कांग्रेस को तो अंग्रेजों ने जो सिखाया, कांग्रेस आज भी वही कर रही है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कहानी गढ़ती, कोई भी बहाने ढूंढती।
वो पार्टी जो कांग्रेसों के बच्चा है, उस पार्टी को आज तक लिया। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कांग्रेस को आजादी के साथ ही समाप्त करो, एक नया राजनीतिक दल बनाओ, लेकिन महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ उठाना था। आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन संयोग से अब राहुल गांधी आ गए, वो इतनी गलतियां कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मोहन जी, आप भी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं, कई राज्यों में जा रहे हैं आप, और अखिलेश यादव भी लगातार हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव जनता के बीच जा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो अब जाने वाले हैं, कुछ 4 तारीख के बाद मोदी जी जाने वाले हैं, आप उनको वोट मत करिए। देखिए, ये मैं तो उनके बारे में क्या कहूँ। उनके पिताजी ने वो पार्टी खड़ी की है और कांग्रेस से लड़ते लड़ते पार्टी खड़ी की। उनके जीते जी उनने कभी कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की असलियत वो जानते हैं। 77 के दौर से लगा करके उनने जितने इस कष्ट को भोगा कांग्रेस के अत्याचारों को, उनसे ज्यादा कौन जानता है। आज कोई कारण है वो मिले होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आज भी उनके दिल से पूछो, कांग्रेस को नहीं चाहते। कांग्रेस के कर्म ही ऐसे। कांग्रेस जब भी आगे बढ़ती है, अब आप बताइए, कांग्रेस यहाँ आप पार्टी से हाथ में लाके सेट लड़ रही है, तो पंजाब में कांग्रेस गाली बक रही। अभी ये कायगा गठबंधन है, यहाँ अरविंद केजरीवाल सड़कों पे है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, पंजाब हरियाणा दोनों जगह आप है ना। हाँ, हमारा उदाहरण बता दो किसी दल के साथ ऐसा दोहरा चरित्र का। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। नहीं, वो तो आरोप ये लगा रहे कि जिन पर करप्शन के दाग हैं वो आप ही बताइए, एक ही पार्टी उनके धुल जाते हैं, एक ही पार्टी कांग्रेस है, यहाँ मिलकर लड़ रही है हरियाणा दिल्ली में, उसके बाद भी हारेगी, और पंजाब में आमने सामने लड़ रही। ये क्या बोलोगे आप इसको? इसका मतलब अवसर परस्ती की ये दुनिया है जो अब जनता को नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल सारे विधायकों मंत्रियों के साथ सड़क पर आए और बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की और कहा कि वो चुनौती देते हैं कि किस किस को जो है बीजेपी की सरकार गिरफ्तार करना चाहती है। चुनौती काहे के देते? वो खुद जमानत पे आए कहाँ से? वो बोले हम सबको गिरफ्तार कर लो। अरे भैया, आप तो गिरफ्तार हो, आप बेल पे आए हो, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपके घर में पहले भी पिटाई की घटना हुई है, IAS अधिकारी को मारा आपके यहाँ पे, ये दूसरी घटना है। ये क्यों होती किसी के घर में? स्वाति मालीवाल राज्यसभा के सांसद इस प्रकार से उनके इस झूठों का पहाड़ बना है, जनता सब जान रही है। आप कह रहे हो कि साहब हमारे साथ वाले, उनके दूसरे साथ वाले, तुम्हारे साथ वाले कहाँ गए? तो मिश्रा जी कहाँ चले गए? कुमार विश्वास जी कहाँ चले गए? आशुतोष जी कहाँ चले गए? सबको छोड़ करके आपने अपने मतलब के लिए अपनी पार्टी पे कब्जा किया। अन्ना हजारे की बात नहीं मानी। ये किसने कहा? अन्ना हजारे ने तो एंटी करप्शन आंदोलन चलाया था। आपने कहा हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, आपने राजनीतिक दल बना लिया। आपने कहा हम घर नहीं लेंगे, घर ले लिया। आपने कहा सुरक्षा नहीं लेंगे। जितनी बोलते गए वो केवल बोलने के लिए बोलते हैं। आप तो कई राज्यों में जा रहे हैं, दिल्ली में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगता है कि जनता इस बात को, अरविंद केजरीवाल के इस दावे को नकारेगी? देखिए, मेरा इतना कहना है, ये केजरीवाल गनेरीवाल ये तो सब एक लाइन में खड़े हुए हैं। ये केवल झूठे लाल है, इनकी बात को जनता जानती। मैं इसको, इस चुनाव को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। आप भी देखने का प्रयास करो। एक तरफ ये सारे लोग हैं जो लगातार एक के बाद एक 2 रिकॉर्ड तो सामने है, 14 का 19 का, जिनकी सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी। अब भूलो मत 2004 से 14 तक इनने सत्ता गंवाई है। अब सत्ता गंवाने के बाद जिनने सत्ता पाई 2014 में, उस परिदृश्य को देखो तो आपको दिखाई देगा कि सत्ता गंवाने के बाद भी माननीय मोदी जी ने जनता का दिल ऐसा जीता कि वो 2014 में 272 लाते हैं, 2019 में 303 जाते हैं, आप 400 की बात करते हैं। और इनका मनोबल ऐसा गिरा है कि लगातार ये 400 पे लड़ भी नहीं पा रहे, इनको कैंडिडेट खड़े करने की हिम्मत नहीं। सीएम साहब, तो मेरा ये कहना है कि ये हमको देखना चाहिए कि जनता के साथ रह करके विकास के काम करते करते लगातार कोई व्यक्ति कितना अपनी पार्टी को आगे बढ़ाता है कि देश का मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ वो दमदारी के साथ फिर 400 पार की एक आह्वान करता है और अपनी पार्टी भाजपा के नाते 303 के बाहर जाने की बात करता है। और कांग्रेस सीट पे नहीं लड़ पा रही। तो ये सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि इनको वो एक मन में अज्ञात ये जो आने वाला रिजल्ट है
उस रिजल्ट की इनको क्या बोलना चाहिए कि भय की एक पराकाष्ठा हो रही है। तो आपको लगता है फिर ईवीएम पर आएंगे? ईवीएम पर फिर आएंगे, दोषारोपण ये करना चालू कर दिया है। हाँ। ये बचा कहाँ है? आप बोलो ना, सब नाटक चालू कर तो दिए इनने अभी से, ये हार की सब प्रमाण पहले से जुटा रहा है। लेकिन मैंने देखा है सीएम साहब की अपोजिशन के नेता अब उन्होंने रणनीति बदली है, जनता के बीच जा रहे हैं। तो एक बात कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने एक 75 साल की डेडलाइन तय की थी, 75 साल बाद बीजेपी में रिटायर हो जाते हैं और मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, तो उनको वोट मत कीजिए। ये 75 साल बताए, 80 साल बताए, जनता सब जानती। इनकी बात पर भरोसा कौन करता? आप बताइए, अपनी बात क्यों नहीं करते? ये बीजेपी की बात करते। जैसे भविष्यवाणी की दुकान क्यों खोल रहे हो? आपको कहा कि भविष्यवाणी की दुकान खोलोगे, आप उम्र बताओगे, आप अपनी बताओ ना। आपने क्या क्या बोलते हुए आए थे, आप कैसे आए थे, आपकी 5 पीढ़ी सरकार में रही कांग्रेस की, आप 6ठी पीढ़ी क्यों आना चाहती है, आप जीवन भर अपने इस देश पे कब्जा क्यों रखना चाहते हो, आपके बाहर सत्ता चली गई तो आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसा क्यों करते हो? आप लगातार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जाते हो, एक आध बार दिल्ली से लड़ो ना। राहुल दिल्ली से लड़े, प्रियंका दिल्ली से लड़े, क्यों नहीं लड़ते? आपके तो नाना जी, पिताजी, मम्मी जी सबने सरकारें चली, दादी जी, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो यहाँ से? क्योंकि आपको जनता दिल्ली के अच्छे से जानती है, तो आप दूसरे राज्य में जाते। आप किन किन राज्यों में दौरा कर चुके हैं? मैं तो अधिकांश राज्यों में गया हूँ, अधिकांश जगह मुझे पार्टी ने भेजा है। हाँ। और चूंकि स्टार कैंपेन करना पार्टी ने दिया है जवाबदारी, तो मुझे जाना ही चाहिए। लेकिन क्या आकलन है आपका? मेरा आकलन वही है जो जनता का, देश का मूड है, वो देश का क्या दुनिया का मूड है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर आ रही है, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 बार। जो आपकी सरकार का अचीवमेंट है, मोदी सरकार का अचीवमेंट है, धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का सपना साकार करना। आप तो चूंकि संघ से जुड़े रहे हैं, संघ वाला बैकग्राउंड रहा है, लगता है कि ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो डायरेक्ट जनता को हिट करते हैं और आपको वोट करेगा? मुद्दे क्या, अरे हम तो अपना ये स्वर्णिम काल समझ रहे हैं जीवन का, जो असंभव था। आप याद करिए, जनसंघ का जन्म संघ ने राजनीतिक दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके पार्टी का प्लेटफॉर्म खड़ा इस देश की आवश्यकता के आधार पे किया। जो देश की आज़ादी के समय कांग्रेस ने गलती की, एक राज्य के अंदर, उस राज्य में एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान चलाने का प्रयास किया। जनसंघ का जन्म वहां से हुआ है और हमने उस कलंकित धारा को हटा करके हमारा उद्देश्य की तो पूर्ति की, लेकिन देश के 40,000 लोग जो मारे गए निरपराध और भविष्य में जाने क्या होता, उससे बचाने का काम किया भाजपा और माननीय मोदी जी ने। तो ऐसे वो मुद्दे जिसमें हमारे देश का गौरव जुड़ा, भगवान राम का मुद्दा भी है कि भगवान राम के मुद्दे के अलावा भी देखिए कि पवित्र गीता हम किसी के हाथ में देते हैं तो कांग्रेस के हाथ क्यों कांपते थे, ये क्यों नहीं सोच पाते थे? ये हमारे देवस्थानों को नष्ट भ्रष्ट होते क्यों देखना चाहते हैं? ये पाप इनके सिर पे। एक अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी, जो बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का नारा, आपका क्या आकलन है? क्या वाकई में जाएंगे या थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि हमने, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप पढ़ने गए हो तो 100 में से आप लाओगे पिछली बार 60 अंक, तो आप सोचोगे मैं 70 लाऊं, 80 लाऊं, नहीं लाएंगे क्या? कोई कहेगा मैं फेल होऊंगा? हम लाए ना भाई 272, हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। फिर हमने कहा 300 पार, तो 300 पार के गए। तो अब कार्यकर्ताओं को हम उद्देश्य अगर लक्ष्य नहीं रखेंगे तो कैसे प्रेरित करेंगे? हमको क्यों नहीं कहना चाहिए? तो उस आधार पे हम कह रहे हैं हम अपनी पार्टी के बलबूते पे 300 के पार जो पहले जा चुके हैं और सबको मिला के 400 के पार, और ये होना ही चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, और भगवान महाकाल आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी का आकलन क्या है और क्या होने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई हस्ती के साथ। धन्यवाद।